हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईआईटी आश्रम। मैं हूं सौम्या और आज हम ग्रेड 8 केमिस्ट्री का एक टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में इसकी शुरुआत की थी, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था और आज उसी का हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है। तो क्विकली एक बार लास्ट क्लास रिवाइज कर लेते हैं। हमारा टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि क्लास 8 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, राइट? तो ये है रिसोर्सेज की दुनिया जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब रिसोर्सेज हमने दो किस्म की सुनी है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल जो कि नेचर में अबंडेंटली अवेलेबल हो या तो थोड़ा सा स्टॉक अवेलेबल हो, बट मिल हमें नेचर से नहीं है। आर्टिफिशियल यानी मैन मेड, जिसे हम सिंथेसाइज्ड भी कहते हैं, हम ह्यूमन बींग्स उन्हें बना रहे हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज अगेन हमने दो हिस्सों में नोटिस करी थी, वी हैड फर्दर क्लासिफाइड देम। एक थी एग्जॉस्टेबल और दूसरी थी इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्ट मतलब जो बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड है। अब बाय द वे लिमिटेड क्यों है? क्योंकि उन्हें बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, राइट? जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन तीनों को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। Minerals, they take millions of years to form, right? So they are exhaustible resources. They can be easily depleted if we do not use them judiciously. But on the contrary, we have inexhaustible resources, जैसे कि sunlight है, air है, water है, ये बहुत सारा अवेलेबल है दुनिया में, है ना? इसका स्टॉक लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, और ऐसी रिसोर्स जो कि बहुत जल्दी रिप्लेनिश हो जाती है, करेक्ट? तो ये ज़्यादा सस्टेनेबल भी होती हैं, राइट? अच्छा, हमने एक और वर्ड पढ़ा था लास्ट क्लास में, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, और फिर मैंने आपको बताया था फॉसिल फ्यूल के बारे में। तब हमने डिस्कस किया था कि फॉसिल्स कैसे बने। वैसे इस तरीके की सेंटेंसेस हमने पहले भी बहुत सुने हैं ना, फॉसिल मिले, डायनासोर के फॉसिल्स मिले, कोकोनट के फॉसिल्स मिले, एक्वाटिक फॉसिल्स मिले। वेल, फॉसिल्स आर एक्चुअली द डेड रिमेन्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म which was preserved in the layers of earth over a long period of time, which is actually millions of years, right? तो बस हम आज उसी को आगे फॉरवर्ड करने वाले हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था आज की क्लास होगी कोल के ऊपर, राइट? तो कोल हमें पता है इट इज अ फॉसिल फ्यूल, बहुत साल लगे हैं उसे बनने में, लिमिटेड है एनवायरनमेंट में, और मैंने आपको बताया था बहुत सस्टेनेबल भी नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स हमारी आज की क्लास में कवर अप होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। कोल इज एक्चुअली अ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है? दे आर द फॉसिलाइज्ड रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोल किससे बना है? कोल प्लांट्स से बना है, ठीक है? इट इज फॉर्मिंग फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट which was there on the earth over 250 to 300 million years ago. ठीक है? So it is made up of remains of plants as I mentioned to you. ठीक है? होता कैसा है? ब्लैकिश ब्राउनिश कलर होता है और ये जल सकता है। वैसे मैंने यहाँ पे फ्लेमेबल रखा है, हर टाइप का कोल फ्लेम नहीं पकड़ता। एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट फ्लेमेबल, उसके बारे में भी अभी थोड़ी सी देर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, बना किस किस चीज से है? तो उसमें है कार्बन, मैक्सिमम कंटेंट इसमें कार्बन का रहता है, बट सिर्फ यही नहीं है, उसमें हाइड्रोजन भी है, कुछ मात्रा में सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह, बट मेजॉरिटी कौन रहेगा? कार्बन रहेगा। So on the basis of the amount of carbon which is present in the coal, we are going to see gradation of coal, which is also called different types of coals. पढ़ेंगे उसके बारे में, डोंट वरी। अच्छा, कोल वैसे तो देखा जाए तो हम इसको मिनरल ही कहेंगे, बट अनलाइक मिनरल्स, कोल इज नॉट हैविंग अ फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन। देखिए, मैंने आपको बताया है काफी सारे एलिमेंट्स से बना है, इनकी मात्रा चेंज हो सकती है। और तो और कोल का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता जो कि यूजुअली मिनरल्स का रहता है। कोल बेसिकली है कैसा? पोरस। उसको आप थोड़ा सा दबाएंगे वो पाउडर फॉर्म में टूट जाएगा, पता है, चूरा चूरा हो जाता है कोयले का। बट अगेन नॉट ऑल द ग्रेड्स, ओके? अच्छा, नाउ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्लांट मटेरियल, on the degree of carbonization and on presence of impurities. Impurities मतलब ऐसी चीजें जो कि कोल बनाने के लिए हमें नहीं चाहिए थी। ओके, थोड़ा और इजी तरीके से बताते हैं। केमिस्ट्री में अगर किसी सिस्टम में किसी चीज की रिक्वायरमेंट ना हो, उसे इम्प्योरिटी कहेंगे, ठीक है? इम्प्योरिटी हियर डज नॉट मीन कचरा, लाइक समथिंग विच इज रॉन्ग, नहीं, ऐसा नहीं है।
समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन द सिस्टम इज बीइंग रेफर्ड टू एज इम्प्योरिटी हियर। तो कितना प्योर कोल है वो कौन डिटरमाइन करता है? कार्बन कंटेंट। जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा हम कहेंगे उतना प्योर कोल है हमारे पास, ठीक है। सो इन्हीं फैक्टर्स को हम थोड़ा और डेप्थ में देखते हैं। वी विल स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोल। रिमेंबर आई मेंशन टू यू व्हाट इज द कलर ऑफ द कोल। इन जनरल इट इज ब्लैकिश और ब्राउनिश इन कलर, ठीक है। हार्डनेस, कुछ ग्रेड ऑफ कोल होते हैं जो कि काफी हार्ड होते हैं, बट मेजॉरिटी हमें जो मिल रहा है दैट इज नॉट वेरी हार्ड, इट इज अ सॉलिड स्टोनी स्ट्रक्चर, बट अगर आप उसे पकड़ेंगे, हाथ में क्रम्बल करेंगे तो उसका चूरा, उसका पाउडर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। सो सी कोल कम्स इन डिफरेंट रेंजेस ऑफ हार्डनेस। इट इज वेरी क्रम्बली, ठीक है, नॉट वेरी हार्ड लाइक अदर मिनरल्स विच आर फाउंड इन द वर्ल्ड। नाउ डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। उसके पार्टिकल्स किस तरीके से पैक्ड है? बहुत क्लोजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड है। तो अगर आप कोल की डेंसिटी देखें तो काफी कम डेंसिटी होती है बाकी रॉक्स एंड मिनरल्स से, अगर हम थोड़ा कंपेयर करें तो। नाउ पोरोसिटी, पोरोसिटी मतलब उसमें कितने पोर्स हैं। पोर्स मतलब बेसिकली स्पेसेस, वॉइड्स टेक्निकली, है ना। तो कैसे हैं उसमें? स्पेसेस तो हैं, थोड़े थोड़े स्पेसेस हैं कोल के पार्टिकल्स में, और इसलिए ये क्रम्बली है, ठीक है। इसका एक प्योर क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बनता। लस्टर, लस्टर मतलब शाइन। ओके, आपने कभी मेटल्स देखे हैं ध्यान से? उन पे कैसे हमेशा जो आउटर लेयर होती है उस पे एक शाइन होती है। यस, दैट अपीयरेंस फॉर्म इज कॉल्ड लस्टर। Now coal may have luster and may not have luster, okay? See, it has a dull shiny luster, बहुत ही मतलब बोलते हैं ना फीका फीका सा शाइन होता है उसका। बट अगेन अगर आप बहुत अच्छा वाला कोल देखेंगे तो यस, उसमें शाइन होगी। स्ट्रीक, स्ट्रीक एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास कोई पोर्सलिन की टाइल है और आप उस पे कोल को घसीटिए, यस जस्ट सिंपल घसीटना है, ठीक है, उसकी एक लाइन बन जाएगी, जैसे हम पेंसिल में करते हैं ग्रेफाइट से, राइट। तो बस कोल भी वैसे ही एक काली या ब्राउन रंग की अपनी एक लाइन छोड़ देगा। दैट इज कॉल्ड स्ट्रीक। सो एवरी मिनरल हैज इट्स ओन स्ट्रीक। पता है आपको? वैसे डिफरेंट मिनरल्स एक्चुअली डिफरेंट कलर्स की स्ट्रीक्स देते हैं। सो कोल प्रोड्यूसेस अ ब्लैक और अ डार्क ब्राउन स्ट्रीक व्हेन इट इज रब्ड ऑन अ पोर्सिलिन प्लेट। तो ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोल। नेक्स्ट, कोल बना कैसे? फॉर्मेशन। आपको पता है हम तो बात कर रहे हैं कि ये फॉसिल है ना। एक पूरा ज्योग्राफिकल एरा सिर्फ कोल के नाम पर है, उसे कहते हैं कार्बोनिफेरस एरा। क्या कहते हैं? कार्बोनिफेरस पीरियड, ओके, कार्बोनिफेरस पीरियड की ये, कार्बोनिफेरस एरा के ये। दिस वाज अप्रोक्सीमेटली 250 to 300 million years ago. My goodness, इतना पुराना। जी हाँ। अब इस टाइम पे क्लाइमेट कैसा था? काफी ह्यूमिड था, टेम्परेचर्स कंपेरेटिवली हाई थे, और जो लैंड था उसका स्लोप ज्यादा नहीं था, ठीक है, काफी कम स्लोप थी लैंड की। तो अगर आप नोटिस करिए मार्शी कंडीशंस उसमें ज्यादा थे। देखिए थोड़ी सी भी बारिश होगी, कहीं से भी पानी आ जाएगा, इमिजिएटली वहां की सॉइल उस पानी को कैच कर लेगी, करेक्ट। अब ऐसी कंडीशंस में लैंड पे वेजिटेशन तो थी, और वो वेजिटेशन फाइनली सबमर्ज भी हो रही थी, या तो उसके डेड रिमेन्स रह जा रहे थे। Now what happened? They started getting trapped between different layers of the soil. अब भाई हमारी अर्थ तो डायनेमिक है ना। आप अगर ज्योग्राफिकल फॉर्मेशंस देखें, दे आर हाईली डायनेमिक इन नेचर। सॉइल के लेयर्स तो बनती जाती हैं, आपको ये बात पता है, आपने ज्योग्राफी में ये बात अच्छे से पढ़ी हुई है ना। तो अब कोल में क्या हुआ? ये जो डेड वेजिटेशन थे ये इन लेयर्स के बीच में फंसते गए। Now, as and when you see the number of layers are increasing, it is going to put more pressure.
Also remember how was the temperature, how were the conditions then? Comparatively warmer and humid. तो वो सब भी वहाँ ट्रैप हो रहा है, ठीक है? So high pressure condition and also high temperature because now it is more closer to the crust, right? These all things led to different chemical changes. देखिए डिकम्पोजिशन तो हो ही रहा था और डिकम्पोजिशन से डिफरेंट मटेरियल्स भी बनते जा रहे थे. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ? नाइट्रोजन कहीं ना कहीं से स्ट्रिप ऑफ हो गया, ऑक्सीजन कहीं से स्ट्रिप ऑफ हो गया, सल्फर कहीं से स्ट्रिप ऑफ हो गया, बट मेजॉरिटी पार्ट जो पीछे बच गया दैट वाज कार्बन. इसीलिए हम देखते हैं कि कोल में सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन होता है, मतलब जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में मिलता है, दैट इज कार्बन. So let's take a quick recap of the same story. Coal took millions of years to form. Now what happened millions of years ago? There were places on earth with lot of forest areas, and due to the natural conditions in those period of times, what happened? Humid conditions थे, temperature high थी, oxygen comparatively उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है? वहाँ पे floods आते रहते थे, tsunamis आती रहती थी, landslides होती रहती थी, dynamics है, correct? And over a period of time, what happened? Everything started piling up. Now, these were protected by oxidation from the biodegradation, and finally what was happening? Acidic water and mud mix होते जा रहे थे, ठीक है? Now, this was trapping the carbon in the sediments, and the rest of the portion was minimally getting stripped off day by day. Day by day, मतलब I should say decades by decades, okay? So carbonization happens. वैसे मैं आपको एक और एक बात बता दूं, हम हमारे टेक्स्ट बुक्स में इन जनरल कार्बोनाइजेशन वर्ड इस प्रोसेस के लिए पढ़ते हैं, बट क्योंकि ये बहुत ही लंबा टाइम ले रहा है, इट इज एन एक्सेसिवली स्लो प्रोसेस विच इज हैपनिंग इन नेचर, तो इसके लिए एक और टेक्निकल वर्ड है विच इज कोलिफिकेशन. क्या टर्म है? कोलिफिकेशन. Okay, so Carboniferous era is actually very famous for qualification process. तो ये तो था कैसे हमारा कोल बना. अब हमें पता है कोल है कहाँ? अंडर द ग्राउंड. अब अगर उसको बाहर निकालना है, मतलब हमें क्या करना है? लेयर्स हटानी पड़ेगी, माइनिंग करनी पड़ेगी, उसको एक्सकेवेट करना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू टेक आउट कोल. अब दो तरीके हैं. अगर आपके कोल के डिपॉजिट्स अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कहते हैं ना जमीन के थोड़े पास हैं, ठीक है, 200-300 मीटर्स तक में, तो आप सरफेस माइनिंग के लिए जा सकते हैं. अब सरफेस माइनिंग के वर्ड में ही है ना, इट इज क्लोजर टू द टुडेज सरफेस ऑफ द लैंड. नाउ व्हाट हैपेंस हियर? अगर आपको आप अब जस्ट इमेजिन करिए एक इतनी बड़ी पैच ऑफ लैंड है और उसके यहाँ नीचे कोल है. आप इसको कट करते जाएंगे. अब कट करने के लिए आपको यहाँ डिफॉरेस्टेशन करना होगा, थोड़ा आपको एक्सप्लोसिव्स, वैसे थोड़े नहीं, काफ़ी एक्सप्लोसिव्स यूज़ करने पड़ेंगे. इस पूरे एरिया को आपको पहले तो रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा कहीं पे. सो ये सारे इश्यूज भी आते हैं माइनिंग में. ऑलराइट, चलिए एक बार वापस देखते हैं सरफेस माइनिंग में क्या हो रहा है. सो नंबर 1, वी हैव टू रिमूव द ओवरलाइंग रॉक, सॉइल, वेजिटेशन. Why? To expose our coal. ठीक है, to expose the coal. अच्छा, ये वर्ड आया सीम. सीम पता है क्या है? देखिए, जिस एरिया में कोल मिल रहा है उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे कोल फील्ड, और उसका दूसरा नाम है कोल सीम. ठीक है, सीम, SEAM. Now usually it is done with larger machines which can actually take out the overburden, मतलब वो लेयर्स को हटा सकते हैं. ठीक है, मतलब हाँ, इसमें काफ़ी पोल्यूशन होने वाला है. आई अग्री. ठीक है, अलग अलग टाइप्स की सरफेस माइनिंग होती हैं, जैसे कि स्ट्रिप माइनिंग है, ओपन पिट माइनिंग है, माउंटेन रिमूवल माइनिंग है, हाई वॉल माइनिंग है. हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आप बेसिक्स इतना समझ के रखिए. यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली एक पूरा पैच ऑफ लैंड काट दे रहे हैं अपने कोल को बाहर निकालने के लिए. बट वॉट इफ माई कोल इज फर्दर डाउन इन द सॉइल? Can I use surface mining there? No. हमें और डीप जाना पड़ेगा, राइट? हमें और डीप माइनिंग टेक्निक्स चाहिए. तो इधर हम क्या करेंगे? कैनाल्स बनानी शुरू करेंगे. यस, यू हर्ड मी राइट. शाफ्ट्स बनाएंगे, ठीक है.
मतलब इस तरीके की आपके नीचे जाके ड्रिलिंग होगी और फिर यहाँ यहाँ अलग अलग जगह से आपकी कैनाल्स निकलेंगी, टनल्स निकलेंगी, और उन टनल्स में इंसान को मैकेनिकली नीचे उतरना पड़ेगा। ये होता है। इसकी शायद आपने एक मूवी भी देखी है, पता है, काफ़ी फेमस है। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोल माइंस मिलती कहाँ है इंडिया में। वेल, मेजॉरिटी ऑफ द कोल माइंस आर इन झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़ एरिया। सबसे बड़ी है झारिया एंड ऑल्सो रानीगंज। रानीगंज से याद आया है ना, मूवी है, यस। तो देखिए, अगेन कमिंग बैक टू व्हाट इज अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड डीप माइनिंग। नीचे जाना है, थोड़ा डीप जाना है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टनल्स बनाई जाएंगी, शाफ्ट्स बनाई जाएंगी। क्यों? ताकि हम कोल सीम तक नीचे पहुंच पाए। मैनुअली ये काम होगा, यहाँ पे हेवी मशीनरी ज्यादा यूज नहीं हो सकती, ठीक है। पिलर माइनिंग होती है, लॉन्ग वॉल माइनिंग होती है, एक रूम एंड पिलर माइनिंग करके है। ये सब अगर आप आगे जाके ज्योग्राफी पढ़ेंगे आपको ये पढ़ाया जाएगा, सो डोंट वरी। एट द मोमेंट बस इतना याद रखिए, इस तरीके से शाफ्ट जाएगा नीचे और अलग अलग लेवल्स पे टनल्स बनाई जाएंगी। अब यस, आई डू अंडरस्टैंड, इफ यू नोटिस दीज थिंग्स आर अ लिटिल ट्रबलसम। देखिए, माइनिंग कोई इतनी आसान बात तो नहीं है, इसके इन्वायरमेंटल इश्यूज तो होंगे ही, इसके साथ साथ सोशल इम्पैक्ट्स भी बहुत हैं। देखिए, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कैसे आ रही हैं, डिफॉरेस्टेशन है ना। आपने पूरा पैच ऑफ लैंड काट दिया, कई कई जगह आपको लिटरली पूरे पूरे हिल्स, माउंटेन के हिस्से काटने पड़ते हैं। हमने देखा था, पता है, वो माउंटेन माइनिंग करके एक नाम आया था। यस, ऐसा होता है। एक्सप्लोसिव्स यूज हो रहे हैं। अब कोल है, कोल की तो डस्ट भी बाहर निकलती है, तो जस्ट इमेजिन उसके आसपास अब जो वेजिटेशन होगा वो सारा पॉल्यूट होना शुरू हो जाएगा। वहाँ लैंड पोल्यूशन रहेगा, एयर पोल्यूशन होगी, लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत छोटे हैं साइज में, दे आर रेस्पिरेबल। पता है आपको? यस। अच्छा, इनके साथ साथ सोशल फैक्टर्स तो अब आप देख ही रहे हैं। The humans are at a loss here. Imagine about the miners who are working there. They are continuously coming in contact with such dangers every day. So it is an occupational hazard for them. और यही नहीं, जस्ट इमेजिन करिए वो जो डीप माइनिंग होती है, वहाँ तो ऑक्सीजन की भी कमी होती है, लाइट नहीं होती, कितना पसीना आ रहा होता है। It is much more dangerous as compared to surface mining if you notice. So it does have both environmental and social impacts. ओके, बट हमें कोल चाहिए क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं एंड ये हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आज तक हमारी जो मेजॉरिटी टेक्नोलॉजी बन पाई है वो अनफॉर्चुनेटली बोल लीजिए फॉसिल फ्यूल्स पर ज़्यादा है। बट एक मिनट, हम तब ऑल्टरनेट सोर्सेज के लिए जा रहे हैं ना, वी आर एनवायरमेंटल कॉन्शियस नाउ। क्या पता आप भी कोई कल को अच्छी सी कोई टेक्नोलॉजी बना लें। यस, हमें करना ही है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था ग्रेडिंग ऑफ कोल भी पढ़ेंगे। सो ग्रेडेशन ऑफ कोल, दैट इज द रैंकिंग ऑफ कोल। इसे टाइप्स ऑफ कोल्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा? कार्बन के कंटेंट पे। अब कार्बन कंटेंट इंक्रीज कब होगा? जब इम्प्योरिटी कम होगी। वैसे जितना ज़्यादा लंबा पीरियड हुआ होगा इसको बनते हुए, उतना कार्बन कंटेंट बचा होगा और इम्प्योरिटीज निकली होंगी। तो इस इमेज को आप ध्यान से नोटिस करिए। When we are moving this side, what will you observe? There will be increase in heat and carbon content. Yes. अगर आप उसको जलाएंगे तो आपको कितनी एनर्जी मिल रही है, और अगर उल्टा जा रहे हैं तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं? उसमें कितनी इम्प्योरिटी है, उसमें कितना वाटर अब है, ठीक है। और भी जो इम्प्योरिटीज़ है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, उसका मात्रा यहाँ ज़्यादा रहेगा। तो चलिए हम ज़रा असेंडिंग ऑर्डर से ही शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन, ओके। तो द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ कोल इज पीट। वैसे ऐसे कोल नहीं कहना चाहिए, ठीक है। पीट तो काफ़ी मार्शी बॉग्स वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पे भी मिल जाते हैं। नाउ व्हाट इज इट? इट इज़ अ पार्शियली डीकेड प्लांट मैटर प्रेजेंट इन स्वैम्प्स, बॉग्स, एंड अगर आप इसे जलाएंगे कुछ ज़्यादा हीट नहीं मिलनी, ओके। वेरी वेरी लो लेवल ऑफ हीट कंटेंट विल बी पास्ड ऑन एक्चुअली बर्निंग पीट। अब पीट में कितना कार्बन होता है? अप्रोक्सीमेटली, मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बता रही हूँ,
30 to 60%. It is always less than 60% in case of पेट, काफी इंफीरियर क्वालिटी है। अच्छा, उससे बेटर कौन है? उससे बेटर नंबर 2 है लिग्नाइट। लिग्नाइट का कलर कैसा है? हल्का सा ब्राउन। ठीक है, अब अगेन क्या इसमें आपको काफी हीट मिलेगी इसको जला के? जी नहीं, इसमें भी आपको लो हीट ही मिलने वाली है। इसमें सल्फर मिलेगा आपको, मतलब आपको याद आ रहा है इम्प्योरिटीज। यस, यहाँ पे कितना कार्बन कंटेंट होगा? अप्रोक्सीमेटली 60 to 77-78%। अब उससे एक बेटर कौन सा है? बिट्यूमिनस। बिट्यूमिनस का कॉमन नेम सॉफ्ट कोल। ये ज्यादातर हम यूज करते हैं हाउस होल्ड फ्यूल के लिए एंड ऑल्सो फॉर द इंडस्ट्रीज एज अ फ्यूल। ओके, सो रिमेंबर इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ फ्यूल। व्हाई? बिकॉज ऑफ द हाई हीट कंटेंट एंड और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इट हैज लार्जर सप्लाईज। याद रखिएगा, इसमें सल्फर की मात्रा एज कंपेयर टू लिग्नाइट ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए लास्ट पे आइए, एंथ्रासाइट। दिस इज नोन टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल विच वी हैव। ये काफी हार्ड है। देखिए, ये पहले वाले जो थे ना, ये तो देखो एकदम ऐसे बोलते ना मार्शी सा था, चिपका चिपका सा था, स्टिकी सा। जैसे जैसे हम आगे जाते रह रहे हैं, द हार्डनेस ऑफ द सॉलिड इज इंक्रीजिंग। जब तक आप एंथ्रासाइट पे आते हैं, दिस इज द एक्चुअल स्टोनी मटेरियल विच वी आर गोइंग टू गेट एंड दिस इज गोइंग टू बी दैट कोल ब्लैक इन कलर। ठीक है, अच्छा, दिस इज हाईली डिजायरेबल। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंटेंट ऑफ कार्बन है, अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% कार्बन। जाहिर सी बात है, जब आप इसे जलाएंगे ये थोड़ा बेटर जलेगा। इसमें अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन भी ऑब्वियसली कम होने वाला है। अमाउंट ऑफ हीट जो मिलेगी वो बाकियों से कंपेरेटिवली ज्यादा होगी। बट मेन इशू क्या है? लिमिटेड सप्लाई। ठीक है, अब देखिए, हमने ये ग्रेडेशन ऑफ कोल क्यों पढ़ा? ताकि हमें पता रहे कौन से टाइप का कोल कहाँ यूज हो सकता है। नाउ वेयर आर वे यूजिंग कोल? एक्चुअली देयर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ कोल इफ यू नोटिस। नंबर 1, एनर्जी प्रोडक्शन। मैक्सिमम पावर प्लांट्स जो हमें पता है वो किस पे चलते हैं? कोल, है ना। कोल से वो बॉयलर को हीट करेंगे, वहां पे स्टीम क्रिएट होगी, स्टीम से टर्बाइन चलेगी एंड फाइनली हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी याद है? यस, वो थर्मल, वो हीट कहाँ से आ रही थी? उसमें कोल जलाकर आ रही थी। नंबर 2, स्टील प्रोडक्शन। वैसे कोल इज एक्चुअली यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग स्टील। आपको पता होगा, पता है वहां पे सी कार्बन यूज होता है एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। वो एक्चुअली कोल से निकालेंगे। कैसे, वो मैं अभी थोड़ी देर में वापस बताने वाली हूँ। अच्छा, जॉब क्रिएशन। अब मैंने आपको बताया माइनर्स होते हैं जो माइंस में काम करते हैं। कोल एक बार निकल गया, उसके बाद उसकी वॉशिंग होती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, तो कई सारे लोगों को उनमें जॉब्स मिलती हैं। ठीक है, एंड इन मेनी कंट्रीज इफ यू नोटिस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल who are actually into mining and also for the mining। अब जैसे जियोलॉजिस्ट हैं, जोग्राफर्स हैं, वो लोग क्या करेंगे? उनका काम है कोल सीम ढूंढना, प्लान्स बनाना। अच्छा, सिविल स्ट्रक्चरल प्लानिंग आती है कि कितनी स्टेबल माइन बन रही है, कितना हमें उसमें से कोल किस रेट पे निकालना है, बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड से काफी मिलती हैं। यही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने आपको बताया था कोल इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है छुक छुक गाड़ी है, स्टीम इंजन किस पे चलता था? कोल पे चलता था, है ना। अब तो धीरे धीरे और हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी आती जा रही है। अफोर्डेबल एनर्जी। नाउ कोल इज अफोर्डेबल एज कंपेयर टू द अदर मटेरियल्स विच आर प्रेजेंट एंड ऑल्सो द टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड फॉर कोल, क्योंकि वो कन्वेंशनल है, हम उस पर बहुत काम कर चुके हैं, इसलिए हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं कोल से। अब यहाँ जब मैं आपको बोल रही हूँ ना, कोल इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, कोल इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द इंडस्ट्रीज, इधर आएंगे द डेरिवेटिव्स ऑफ कोल। आपको क्या लगता है डायरेक्ट कोल यूज हो जाता होगा? नहीं, हम कोल में से वापस अब कुछ चीजें निकालेंगे, उन चीजों को, यस, उन चीजों को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके बाकी चीजें बनाई जाने वाली हैं। रेडी हो? चलो अब वो पढ़ते हैं। तो हमारा जो प्रोसेस जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन।
डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल पढ़ने के पहले जरा ये तो बताओ कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है क्या। डिस्टिलेशन तो हमें पता है ना, इट इज अ सेपरेशन टेक्निक। किसके लिए होता था? ऐसी चीजें जो कि एक दूसरे में मिसिबल थी, बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट थे, उन्हें सेपरेट करने के लिए। बट डिस्ट्रक्टिव यहाँ पे क्यों आ रहा है? इट इज अ केमिकल प्रोसेस थ्रू विच unprocessed materials are subjected to decomposition by heating them, और बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाएगा। Okay, now this process can be viewed as thermal decomposition at very high temperatures. Also, बहुत important point, relatively inert atmospheres, मतलब ऐसी गैसेस नहीं होनी चाहिए जो कि जलाते टाइम रिएक्ट कर जाए। In short, distillation, I mean the destructive distillation happens at very high temperatures, usually at 500 degrees Celsius to 1000 degrees Celsius in absence of oxygen. ये है destructive distillation। यहाँ होगा क्या? आप सबसे पहले रिटॉर्ट मतलब हमारा जो मटेरियल है उसे लेंगे, ठीक है, उसे हीट करेंगे। और किस तरीके की हीटिंग होगी? काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे। तो उसके लिए जो प्लेसेस मतलब जिन वेसल्स में ये करा जाएगा वो होते हैं फर्नेस और किल्न। ये इस तरीके से डिजाइंड होते हैं कि इसमें आपका टेम्परेचर काफी हाई सस्टेन हो पाए। भट्टी कहते हैं, पता है हिंदी में? यू माइट हैव हर्ड ऑफ दैट वर्ड। ब्रिक कहाँ बनता है? किल्न में बनता है। फर्नेस, इट्स लाइक एन ओवन इफ यू नोटिस। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? At such high temperatures, it will gradually start breaking into smaller molecules. चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। Now the heating process which is causing the organic materials to decompose, देखा जाए तो इसको pyrolysis भी कह सकते हैं, है ना? Pyrolysis word सुना है आपने? अच्छा, अब हो क्या रहा है? इतने हाई टेम्परेचर पे गैस कंपोनेंट बनता जा रहा है। So we are using the word volatile components. Remember, as and when the boiling point will be increased, they will form the vapor form, right? So the volatile compounds are released during heating at such high temperatures, and what will happen? Some of them will condense, and some of them might not even condense, and they can be taken out as the gaseous component as well. ठीक है? So the condensed liquid which is being collected is further separated based on what? Based on boiling points and densities. And what about the non-condensable gases? ये रहा उसका पॉइंट, है ना? मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये तो कंडेंस नहीं होने वाली। तो इनका क्या कर सकते हैं? इनको फर्दर कलेक्ट कर सकते हैं और इनसे दूसरे प्रोसेसेस कर सकते हैं। तो चलिए एक बार थोड़ा और डिटेल में एक डायग्राम के साथ हो जाए। चलिए सबसे पहले तो ये वाली टेस्ट ट्यूब को ध्यान से नोटिस करिए। ओके, दिस वन। यहाँ पे हमने लिया है पाउडर्ड कोल। यूजुअली हम यहाँ पे एंथ्रासाइट लेंगे, ठीक है? नाउ इफ यू नोटिस केयरफुली, दिस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब इज कंप्लीटली सील्ड विद अ कॉर्क, ताकि इसमें ऑक्सीजन ना जाए। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना? अब इसे कितना हीट करेंगे? अप्रोक्सीमेटली 1000 डिग्री सेल्सियस पे इसे हीट किया जाएगा। तो होने क्या वाला है? इस पाउडर्ड कोल में से वॉलेटाइल सब्सटेंस निकलना शुरू हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने देखिए ये बेंड ट्यूब लगाई हुई है। यस, दिस बेंड ट्यूब विल बी एबल टू टेक द वॉलेटाइल कंपोनेंट्स फर्दर डाउन। अब यहाँ ये दूसरी ट्यूब है, ट्यूब नंबर 2 लिख देते हैं चलिए इसके लिए, है ना? ये हमारी ट्यूब 1 थी, ये ट्यूब 2। ट्यूब 2 में क्या हो रहा है? जो पार्ट्स कंडेंस हो सकते हैं वो नीचे देखिए कंडेंस होके एक थिक ब्लैक विस्कस कलर का एक लिक्विड बना दे रहे हैं, राइट? अच्छा, अगर आप इस एरिया में वाटर भर दें तब एक और एक चीज हमें मिलने वाली है। ये जो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स है ना, इसमें से अमोनिया गैस भी निकलेगी। नाउ व्हेन दैट अमोनिया गैस इज गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर, इट विल फॉर्म अमोनिकल लिकर व्हिच इज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्मिंग हियर। अच्छा, और जो चीजें वॉलेटाइल थी, कंडेंस नहीं हुई, उनका क्या हुआ? ये पोर्शन ध्यान से देखो, है ना? दोज गैसेस वर फर्दर टेकन आउट।
अब यहाँ से हमें मिले द 3 डेरिवेटिव्स ऑफ कोल। कैसे? देखिए, मैंने आपको बताया कुछ जो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस थे वो कंडेंस हो जाएंगे, वो थिक ब्लैक विस्कस कलर का लिक्विड बना देंगे, उसका नाम है कोल टार। कोल टार इज यूजुअली मेड अप ऑफ 200 और मोर सब्सटेंसेस टुगेदर। अब इनको आप फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे और उन्हें अलग अलग मटेरियल्स के लिए रॉ मटेरियल्स यूज करा जाएगा। आपको पता है नैप्थलीन बॉल्स आती हैं जिन्हें हम मॉथ किलिंग बॉल्स भी कहते हैं। मॉथ वो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए आपने देखा होगा, वो कहाँ से बनती हैं? कोल टार से। अच्छा, यही नहीं, कोल टार में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनसे हम एक्सप्लोसिव्स बनाते हैं, पेंट्स बनाते हैं, परफ्यूम्स बनाते हैं, अरे मेडिसिन बनाते हैं, इमेजिन फार्मास्यूटिकल्स, यस। तो ऐसे ही अलग अलग चीजें यहाँ पे यूज करी जा रही हैं। वाटर डैम्पिंग सिस्टम्स, ये आपने सुना होगा, रूफ्स पे आपने देखा कोल टार लगाया जाता है ताकि पानी अंदर ना घुसे, मॉनसून के टाइम पे लीक ना हो, सीपेज ना हो, तो वहां पे भी कोल टार यूज होता है। अच्छा, ये जो गैसेस थी जो निकल गई थी, इन्हें भी फर्दर यूज करा जाता है। दीज आर यूजुअली कंप्राइजिंग ऑफ मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर and many more gases. This mixture of gases is called coal gas. ये है हमारा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ कोल, ठीक है। अच्छा, और जो बच गया, देखिए यहाँ पे कुछ बच भी जाएगा, है ना, थोड़ा सा पार्ट, उसे चलिए हम लिख देते हैं रेसिड्यू, है ना। जो बच गया उसे क्या लिखेंगे? रेसिड्यू। दैट रेसिड्यू इज नथिंग बट कोक। क्या है वो रेसिड्यू का नाम? कोक है, ठीक है। COKE. Do you know this is very high, I mean this is having a lot of carbon content in it. ये actually purest form of carbon माना जाता है, 99% and above. तो जब मैं आपको कह रही थी ना कि मेटल एक्सट्रैक्शन में कोल यूज़ होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड स्टील बनाने में कोल यूज़ होता है, वहाँ टेक्निकली कोक यूज़ करा जा रहा होता है या तो एंथ्रेसाइट यूज़ करा जा रहा होता है, the better the cleaner form. अब अगर आप नोटिस करेंगे इसमें अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी सबसे कम है, तो जब आप कोक को जलाएंगे क्या होगा? ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर तो निकलने ही वाला है, लेकिन इसमें स्मोकलेस, यस करेक्ट, स्मोकलेस एमिशंस। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से जल रहा है, कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, वाटर वेपर और बाकी इम्प्योरिटीज बहुत ही कम है, ठीक है। तो वो जो अनबर्न्ड कार्बन बनता है इनकम्प्लीट कंबशन के वजह से, वो यहाँ नहीं होता ज़्यादातर। तो देखिए, कोक बहुत तरीक़ों से यूज़ किया जा रहा है ना, मैंने आपको बताया मेटल एक्सट्रैक्शन में, स्टील बनाने में, एज अ फ्यूल भी यूज़ हो रहा है। आपने कभी वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस सुना है? वेल, वहाँ पे भी कोक का इस्तेमाल किया जाता है एंड दे फर्दर आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो 3 डेरिवेटिव्स ऑफ कोल बने हमारे। जो रेसिड्यू बच गया कोल का पाउडर जला के, जो सॉलिड स्टेट में है, हाँ ये भी प्लीज याद रखिएगा, जो सॉलिड स्टेट में है वो है कोक। जो वॉलेटाइल कंपोनेंट बना उसको जलाया कैसे था? एट वेरी हाई टेम्परेचर्स एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसमें से कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंस यहाँ पे देखिए नीचे कंडेंस हो गया और उसने बनाया हमारा सेकेंड डेरिवेटिव विच वॉज कोल टार। एंड फिर भी कुछ गैसेस बच गई जो कि नहीं कंडेंस हुई, दोज मिक्सचर ऑफ गैसेस आर मेकिंग आवर थर्ड डेरिवेटिव ऑफ कोल विच इज कोल गैस। और जो चौथा हमें बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, रिमेंबर अमोनिया गैस भी निकल रही थी साथ साथ में, और उसको जो वाटर में मिक्स करा जा रहा था वो बना दे रहा था अमोनिकल लिकर। वैसे अमोनिकल लिकर के भी बहुत सारे फायदे हैं, पता है, ये फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है। तो ऐसे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आज तो हमने सिर्फ कोल तक की पढ़ाई करी है। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम एक नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल की बात करेंगे जो कि होगा पेट्रोलियम। So that's all for the day. Stay tuned for further updates. See you all soon.